हेलो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं CMA-DD का स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए एग्जाम के लिए, कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पार्ट ए में कैटेगराइज किए मैंने इधर, और जो अनइम्पॉर्टेंट मतलब पार्ट ए से थोड़े कम इम्पॉर्टेंट है, अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, वो मैंने कैटेगराइज किया है इसमें पार्ट बी में। ठीक है, अब जैसे 6 और 7 बहुत बड़े चैप्टर्स है, बट उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखने की है, वो है पेनल्टीज। पेनल्टीज आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की है, क्योंकि पेनल्टीज में बहुत क्वेश्चंस मतलब आते हैं पेनल्टीज रिलेटेड कि इसकी पेनल्टी क्या होंगे, पर हर पेनल्टी नहीं आती है। बेसिकली 450 की फ्रॉड जितनी पेनल्टीज है, फ्रॉड की पेनल्टीज है, वो आपको याद रखना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आती है। 450, 451, 454 एंड 452 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनकी पेनल्टी आपको याद होनी चाहिए, है ना। अब केस लॉज भी डीडी में आते हैं, कभी कभार आते हैं, बट केस लॉज में आपको रिमेम्बर क्या रखना है कि उसका कंक्लूजन आपको याद हो कि ऐसा ऐसा केस में हुआ था, लाइक अ स्टोरी, कि केस में ऐसा ऐसा हुआ था, केस में क्या डिसीजन लिया गया था, ऐसी सिचुएशन में क्या डिसीजन लिया था। एंड उसके बाद आपको अगर केस का नाम याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहता है तो जस्ट आउटकम आपको याद रखना है कि आउटकम क्या था, कंक्लूजन क्या था, ताकि आपको जब केस लॉ वही आ जाए तो आपको याद रहे कि आपने ये पढ़ा हुआ है, ऐसी सिचुएशन में ये कंफ्यूजन किया था, तो यू हैव द आंसर टू राइट। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं कि आपको एक पेपर तो सॉल्व ही करना है ना। उसके बाद क्वेश्चंस को CMA-DD में प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आपको आंसर पता रहता है, ये लिखना है, पर अपन आंसर ही पढ़ते हैं और बुलेट पॉइंट्स ही पढ़ते हैं, तो अपन यही भूल जाते हैं कि बुलेट पॉइंट्स है किसके। तो CMA-DD में ये चीज भी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपको किस चीज के पॉइंट्स है वो भी याद रखना है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें और उसकी हेडिंग जब आप पढ़ रहे हो तो पॉइंटर्स के साथ उसकी हेडिंग को भी अच्छे से बार बार पढ़ो। जब आप पॉइंट्स पढ़ रहे हो तब आप हेडिंग को भी पढ़ो, क्योंकि वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एंड उसके बाद पॉइंट वाइज आंसर रिमेम्बर करो, क्योंकि पॉइंट वाइज ही आंसर आपको रिमेम्बर बहुत अच्छे से होंगे। CMA-DD में भी सेम है, जैसे मैंने सभी पेपर्स में बोला कि पॉइंट वाइज आंसर, बुलेट पॉइंट्स याद रखो, अंदर का आप अपने मन से लिख सकते हो, जस्ट लाइक अ स्टोरी उसको याद रखो कि हाँ पहले ये होता है, फिर ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो आपको बहुत इजीली ग्रास्प करने में हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, चैप्टर 8 में बहुत डिफिकल्टी जाती है कि इतना लेंथी चैप्टर है, इतने सारे ऑडिट है, तो कैसे होगा। तो इतने सारे ऑडिट में सबसे पहले ट्रिक मैं आपको बताती हूँ चैप्टर 8 की क्या है, जो मैंने फॉलो करी थी। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, या आप बाकी ले लो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, या फिर बोनस एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट, बहुत सारे एक्ट इसमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहला मेन पॉइंट क्या होता है कि वो एप्लीकेबिलिटी बोलता है। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी कॉमन पॉइंट हर जगह आपको दिखेगा कि दिस इज एप्लीकेबल टू द कंपनी। ओके, ये पहला होगा। फिर उसके बाद रजिस्टर, कि हर एक चीज का रजिस्टर मेंटेन करना है, रजिस्टर देन मस्टर रोल, और उसका बेसिक पॉइंट यानी कि बेसिकली वो एक्ट में है क्या। फॉर एग्जाम्पल मैटरनिटी एक्ट में वुमेन्स के लिए है, ग्रेचुइटी एक्ट में ग्रेचुइटी की बात की है, बोनस एक्ट में बोनस की बात की है कि मिनिमम बोनस इतना होना चाहिए, है ना। तो ये सब उसका 4 पॉइंट हो गया आपके से। मस्टर रोल मतलब काइंड ऑफ रजिस्टर ही होता है, अटेंडेंस काइंड ऑफ। ओके, एंड रिटर्न, कि अब ग्रेचुइटी एक्ट में आपने रिटर्न फाइल करी कि नहीं करी, मतलब प्रॉपरली एप्लीकेबल हुआ एक्ट नहीं हुआ, तो इसलिए रिटर्न फाइल करनी है, तो इसलिए रिटर्न फाइल करी या नहीं करी। ठीक है, तो ये हो गया इसके कॉमन पॉइंट्स, और ये आपको मोस्टली हर जगह मिलेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये आपको बहुत सी जगह मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय।